हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलपीए कोचिंग एकेडमी। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी हिंदी वर्णमाला के बारे में। ठीक है, तो आज की क्लास में पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला। ठीक है, तो वर्ण किसे कहते हैं, सबसे पहले हम वर्ण से शुरू करेंगे। तो वर्ण जो है किसे कहते हैं, पहले तो आपको पता होना चाहिए वर्ण का अर्थ क्या है। तो वर्ण का जो अर्थ है वो है ध्वनि या शब्द। क्या अर्थ है? ध्वनि या शब्द वर्ण का अर्थ है। ठीक है, तो जैसे कि क्या होता है, जब हम जब कुछ उच्चारित करते हैं, बोलते हैं, तो हमारे मुंह से जो ध्वनि निकलती है उसे हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, मतलब जैसे कि इंग्लिश में क्या कहते हैं, जैसे लेटर या साउंड कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो वर्ण है, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहा जाता है जिसके खंड नहीं होते हैं, जिसके टुकड़े नहीं होते हैं। ठीक है, और वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। और वर्ण भाषा की क्या होती है? सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, और वर्ण से शब्द और शब्द से वाक्य का निर्माण होता है, और प्रत्येक शब्द का एक निश्चित अर्थ भी होता है। ठीक है, तो ये जो है वर्ण की परिभाषा मैंने आपको बताई, वर्ण किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहां तक अच्छे से आपको समझ आ गया होगा कि वर्ण किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये वर्ण की परिभाषा जो मैंने आपको बताई, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं वर्ण की जो परिभाषा है, वर्ण का जो अर्थ है। या आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं कि वह छोटी से छोटी इकाई, यानी वर्ण को क्या कहेंगे? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना हो सके, वर्ण कहलाती है। ठीक है, वर्ण जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कौन से? स्वर और व्यंजन। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं आगे। यहाँ तक अच्छे से आपको वर्ण की परिभाषा समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है वर्ण। भाषा के घटक या अंग की हम बात करेंगे। तो भाषा के घटक या अंग जो है, भाषा के घटक या अंग, तो भाषा के घटक जो है वर्ण, शब्द और वाक्य भाषा के अंग या घटक माने जाते हैं। ठीक है, तो भाषा के घटक माने जाते हैं, और इसी आधार पर व्याकरण के भी तीन अंग माने जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से? वर्ण विचार, तो वर्ण विचार जो है, जिसके अंतर्गत क्या होता है? वर्णों के रूप, उनके उच्चारण आदि पर विचार किया जाता है, वर्ण विचार आता है। ठीक है, यह वर्ण विचार एक व्याकरणिक पद्धति है जिसमें वर्णों यानी अक्षरों का अध्ययन, ठीक है, और उनके विभाजन का विचार किया जाता है। ठीक है, ये अच्छी तरह से आपको यहाँ पे समझ आ गया। नेक्स्ट आ गया शब्द विचार किसे कहते हैं। तो शब्द विचार जो है, जिसके अंतर्गत शब्दों की उत्पत्ति, उनकी रचना, भेद तथा प्रयोग के विषय में विचार किया जाता है, तो वो शब्द विचार कहलाता है। या शब्द विचार आप इसे भी कह सकते हैं कि भाषा विज्ञान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसमें शब्दों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, शब्द विचार का मुख्य उद्देश्य शब्दों की उत्पत्ति यानी मूल, उनके अर्थ और उनके विभिन्न प्रयोगों को समझना शब्द विचार कहलाता है। ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आ गया वाक्य विचार किसे कहते हैं। वाक्य विचार किसे कहते हैं? वाक्य विचार व्याकरण का कौन सा भाग है? वो भाग है जिसमें वाक्य की परिभाषा, ठीक है, वाक्य के अंग, वाक्य के भेद और वाक्य की रचना, विचार, इसके ऊपर विचार किया जाता है। उस भाग को वाक्य विचार कहते हैं। इसके अंतर्गत जैसे यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, वाक्यों की रचना, उसके भेद आदि का विवरण होता है या विवेचन किया जाता है। ठीक है, तो ये आ गए आपके भाषा के घटक या अंग, जिसके आधार पर आगे व्याकरण के तीन अंग हमने यहाँ पे पढ़े। यहाँ तक अच्छे से आपको समझ आ गया। नेक्स्ट आएगा वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्णों के निश्चित क्रमबद्ध जो रूप है उसको वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा है, या आप ऐसे याद ना रख सकें कि वर्णमाला की जो परिभाषा है इस तरह से याद ना रख सकें, तो बहुत ही सिंपल सी इसकी और परिभाषा भी है। वर्णों को या वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं।
ठीक है, वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है उसे वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, या वर्णों के निश्चित क्रमबद्ध रूप को वर्णमाला कहा जाता है। तो ये वर्णमाला की परिभाषा आ जाती है। ठीक है, आगे हम वर्ण तालिका की बात करेंगे। तो वर्ण तालिका मतलब वर्णमाला जो है, इसमें जो है जैसे कि ह्रस्व जो है, दीर्घ है, स्पर्श, अंतस्थ है, उसमें आगत, संयुक्त जो है उनके बारे में बात करेंगे। तो ये जो ह्रस्व और दीर्घ है ये कौन से हैं? ये आ गए स्वर। ठीक है, और बाकी आ गए स्पर्श हो गए, अंतस्थ हो गए, ऊष्म हो गए, आगत, संयुक्त हो गए, ये व्यंजन आ गए। ठीक है, स्वर और व्यंजन। ठीक है, तो स्वर कौन से हैं? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व कौन से हो गए? अ, ई, उ और री। तो ये कितने हैं? 4 वर्ण हैं। ठीक है, और दीर्घ कौन से हैं? आ, ई, उ, ए, ओ और ओ। तो ये कितने हैं? 7 वर्ण हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आते हैं वो आते हैं कौन से? व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन जो है कौन से आ गए आपके? जैसे क वर्ग से प वर्ग तथा ड ढ। ठीक है, जैसे कि क ख ग घ ड च छ ज झ न ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म। ठीक है, क वर्ग से प वर्ग तक। ठीक है, और ड ढ आते हैं, मतलब 25 ये हो गए, 2 ये हो गए, तो कितने हो गए? 27 हो गए। स्पर्श जो है कितने हैं? कितने वर्ण आ गए? 27 आ गए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है अंतस्थ। अंतस्थ कौन से आ गए? य, र, ल, व। तो ये कितने हैं? ये 4 हैं। और ऊष्म कितने आ गए? ये भी 4 हैं। तो ऊष्म श, श, स, ह आ जाएंगे, 4 इनकी संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट आ गए आगत। ज और फ कौन से हैं? आगत है, ये 2 वर्ण हैं। ठीक है, और संयुक्त जो है व्यंजन वो कितने हैं? 4 हैं। क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये 4 वर्ण हैं। ठीक है, तो इसी तरह से स्वरों की संख्या 11 और व्यंजनों की संख्या 41 हो जाती है। ठीक है, टोटल 52 हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक अच्छे से आपको ये पूरा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे हम बात करेंगे श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार देवनागरी वर्णमाला के जो कोष्ठक हैं कैसे हैं? अघोष हो गए, घोष। ठीक है, तो जैसे इसमें आ गया इनका स्थान जो है, स्पर्श कौन से हैं, उष्म कौन से हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये है, ये सब। ठीक है, तो चलिए आगे हम शुरू करेंगे। हिंदी वर्णमाला को मुख्य रूप से 2 वर्गों में बांटा गया है, जैसे कि ऊपर मैंने आपको बताया, स्वर और व्यंजन। ठीक है, स्वर किसे कहते हैं? तो स्वर किसे कहेंगे? स्वर जो है जिन वर्णों का उच्चारण करते समय या जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के स्वतंत्र रूप से किया जाता है वे स्वर कहलाते हैं। ठीक है, इनकी संख्या 11 है, जैसे अ, आ, ई, उ, री हो गया, ए, ओ तथा ओ हो गया। तो ये जो है 11 है। ठीक है, या आप स्वर जो है इनकी परिभाषा इस तरह से भी ले सकते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक है, और आगे आ जाएंगे स्वरों के भेद। तो स्वरों के कितने आगे भेद? आगे आगे। ठीक है, तो स्वरों के जो भेद है, जैसे कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगे उन्हें ह्रस्व या मूल स्वर भी आप बोल सकते हैं। ये 4 हैं, अ, ई, उ तथा री। ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं या मूल स्वर कहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट आ जाता है, ये तो पहला भेद आ गया स्वर का। दूसरा आ गया दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वरों से 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं।
ठीक है। जैसे आ हो गया, ई हो गया, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है, ए ओ तथा ओ हो गए, तो इनको जो ज्यादा समय लगता है ह्रस्व स्वरों से ज्यादा। ठीक है। तो इस तरह से वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ठीक है। तो ये कितने हैं? 7 हैं। ऑलरेडी ऊपर मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है। नेक्स्ट आ गया, प्लूत स्वर किसे कहते हैं? तो प्लूत स्वर जो है, प्लूत स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा 3 गुना, कितना होता है? 3 गुना, और ह्रस्वों में 2 गुना समय लगता है। ठीक है। तो इस तरह से प्लूत स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है। ठीक है। ये जो है संबोधन या दूर से पुकारने के लिए प्लूत स्वरों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि राम को पुकारते समय, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है, जैसे राम का उच्चारण प्लूत रूप में होता है। ठीक है। जैसे ओम, ओम का उच्चारण भी इसी प्रकार किया जाता है। तो जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगे उन्हें प्लूत स्वर कहते हैं। ठीक है। इनका जो इनका जो यूज है, प्रयोग है, दूर से बुलाने में किया जाता है। यहां तक अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आ गया, होंठों की आकृति के आधार पर स्वर का भेद। स्वरों का होंठों की आकृति के आधार पर 2 भागों में जो है इनको विभाजित किया जाता है स्वरों को। एक तो अवृताकार, वृत्ताकार। तो अवृताकार जो है सिंपल सा है, जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ वृत्ताकार ना होकर फैले रहते हैं उन्हें अवृताकार स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, ए। जैसे कि आप बोल के भी देखें तो आपको पता लग जाएगा कि होंठ जो है, जैसे हम कोई शब्द बोलते हैं, जैसे हमारे होंठ जो है कभी जैसे कि फैलते हैं, कभी वृत्ताकार होते हैं, कभी आगे को कभी पीछे को, तो इस तरह से जो है ये जो है अवृत्ताकार है। अवृत्ताकार मतलब ये फैले रहते हैं। जो जब हम उच्चारण करते हैं इन स्वरों का तो हमारे होंठ जो है गोल नहीं होते हैं, वृत्ताकार नहीं होते हैं। जैसे कि अ, आ, ई, ए। ठीक है। तो ये आगे कौन से वृत्ताकार? अवृत्ताकार। वृत्ताकार कौन से हो जाएंगे? जब मुंह जो है या गोल हो जाए बोलते समय। जैसे कि जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ वृत्ताकार गोल होते हैं उन्हें वृत्ताकार स्वर कहते हैं। तो वो स्वर कौन से हो जाएंगे? वो आगे आपके यहाँ पे देखिए, ऊ हो गया, ऊ, ओ और ओ जो है ये आ जाएंगे। ठीक है। अब ये यहाँ तक तो आपको अच्छे से समझ आ गया स्वर के जो मैंने आपको प्रकार बताए। आगे इसके जो है जो आगे इनका जो भेद किया गया है होंठों की आकृति पे, यहाँ तक अच्छे से आपको समझ आया होगा। ठीक है। लेकिन इससे पहले आगे पढ़ाने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगर आप हमारे जो है कोचिंग बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा LPA कोचिंग, आपकी जो हमारी LPA कोचिंग एकेडमी है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, या आप 7018777790 पे भी संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। स्वर के अन्य प्रकार जो हैं वो भी यहाँ पे देख लें। यहाँ पे जो मैं आपको क्लास में पढ़ा रही हूँ ये संपूर्ण वर्णन है, संपूर्ण विवरण है, जो वर्णमाला है। इस तरह से आपने जो है इसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको एक पूरी ध्यान में रहेगी, अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। स्वर के जो अन्य प्रकार हैं, तो पहला इसमें अन्य प्रकारों में आ जाता है निर्नुनासिक स्वर। निर्नुनासिक स्वर जो है, जब स्वरों का उच्चारण केवल मुख से होता है, सिर्फ मुख से ही किया जाता है, उन्हें निर्नुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे कि अ, आ, ई, ये आ जाते हैं निर्नुनासिक में। ठीक है। नेक्स्ट अनुनासिक जो है, तो अनुनासिक, निर्नुनासिक आपको पता लग गया होगा। नेक्स्ट आ गया अनुनासिक। अनुनासिक स्वर जो है, जब स्वरों का उच्चारण मुख व नासिका, मुंह और नाक से दोनों से होता है, उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे कि अ। ठीक है। और आदि। ठीक है। तो लिखने में स्वर के ऊपर जो है अनुनासिका के लिए चंद्र बिंदु। ठीक है। कैसे लिखते हैं? जैसे कि यहाँ पे भी एग्जाम्पल में आपको दिख रहा होगा, जैसे लिख दिया हमने, तो चंद्र बिंदु का हम यूज करते हैं। ठीक है। और लेकिन स्वर की मात्रा सिरोरेखा के ऊपर होती है तो चंद्र बिंदु के स्थान पर मात्र ये हम यूज करते हैं। ठीक है। तो ये आ गया अनुनासिक। नेक्स्ट है विसर्ग। तो विसर्गों का जो यूज है मतलब कब हम करते हैं, अन्य प्रकार आते हैं इन्हीं के। ठीक है। जैसे कि आप इनको पढ़ते तो हैं लेकिन इस तरह से नहीं पढ़ते। तो विसर्ग जो है जिन या जिस ध्वनि के उच्चारण में ह की तरह होता है, ठीक है, उसे विसर्ग कहते हैं। जैसे
मन, कामना, अंतस्वत या दुख इत्यादि। तो बीच में विसर्गों का यूज किया गया होता है। ठीक है। अनुस्वार, अनुस्वार क्या है? अनुस्वार जिस वर्ण के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है उसे अनुस्वार कहते हैं। जैसे अंगूर, अंगद, कंकण इत्यादि। तो अनुस्वार जो है बिंदियों पर लगाई जाती है। अनुनासिक स्वर और अनुस्वार में मूल अंतर क्या है? अनुस्वार और अनुनासिक की हम बात करें इन दोनों की, तो इनमें मूल अंतर ये है कि अनुनासिक स्वर जबकि अनुनासिक स्वर है और अनुस्वार अनुनासिक व्यंजन का एक रूप है। जैसे अनुस्वार के साथ हंस, अनुनासिकता के साथ हंसना, हंस, हंस और हंस। ठीक है। हंसना अलग हो जाता है। ठीक है। और जीव के प्रयोग के आधार पर जो है वो कौन से आ जाएंगे अन्य भेद इसके? जीव के प्रयोग के आधार पर जीव इसके जो है, पहला तो आ गया अग्र स्वर। अग्र स्वर कौन से हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का अग्र भाग काम आता है, आगे वाला भाग काम आता है, उसे अग्र स्वर कहते हैं। जैसे ई ए, अग्र भाग जो है काम करता है। मध्य स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का मध्य भाग काम करता है, बीच का भाग काम करता है, उसे मध्य स्वर कहते हैं। जैसे कि अ। ठीक है। तो इसमें आगे वाला भाग काम नहीं करता, मध्य भाग काम करता है। ठीक है। और पश्च स्वर जो है, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पक्ष जो पश्च भाग है काम करता है उसे पश्च स्वर कहते हैं। जैसे आ, उ, ओ और औ। ठीक है। तो ये जो हमारा भाग काम करता है। इसके अलावा मुख द्वार, मुख विवर के खुलने के आधार पर, मुंह खोल, जब हम मुंह खोलते हैं शब्द बोलने के लिए, उसके आधार पर भी आगे इसके भेद आ जाते हैं। कौन कौन से? जैसे विवृत, विवृत जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है उसे विवृत स्वर कहते हैं। जैसे कि आ, पूरा मुंह खुलता है। ठीक है। नेक्स्ट आ गया अर्ध विवृत। अर्ध विवृत जो है जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुले उसे अर्ध विवृत कहेंगे। जैसे अ, ए, ओ और आ। ठीक है। तो ये आ जाएंगे। नेक्स्ट है अर्ध समृत। अर्ध समृत किसे कहेंगे? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, आधा बंद रहेगा उसे अर्ध समृत कहेंगे। जैसे ए, ओ। ठीक है। और समृत किसे कहेंगे? समृत जो है जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद ही रहे उन्हें समृत स्वर कहते हैं। जैसे ई, उ आ गए इसमें। ठीक है। तो ये आ गए स्वर के अन्य प्रकार, ये सारे। ठीक है। तो ये आगे मात्राएं जो है, मात्राएं कौन सी हैं? व्यंजनों के साथ जब स्वरों का योग किया जाता है तो स्वरें जो स्वर हैं उनके लिए विशेष चिन्हों का यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, और इन्हीं चिन्हों को मात्रा कहते हैं। तो मात्रा जो है, जैसे कि स्वर आ गया अ, तो यह अ है। ठीक है। इसकी मात्रा शब्द प्रयोग सिंपल ही है। तो नेक्स्ट आ गया अ। आ की मात्रा जैसे राम है। ई, छोटी ई की मात्रा जैसे दिन, कोई भी शब्द है जिनमें छोटी ई की मात्रा लगती है। बड़ी की मात्रा ये आ गई आपकी, जैसे तीर, यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है। री की मात्रा, जैसे ये वाली री की मात्रा आ गई तो कृषक री की मात्रा लगाई है। छोटे ऊ की मात्रा ये आ गई, जैसे गुलाब लिखा गया है। बड़े ऊ की मात्रा इस साइड को आ जाएगी, जैसे फूल यहाँ पे लिखा गया है। ए की मात्रा ये आ गई, जैसे केला लिखा है। ए की मात्रा डबल हो जाएगी, जैसे मैना लिखा है। ओ की मात्रा ये आ गई, जैसे कोमल। और ओ की मात्रा डबल आ गई, ये वाली। जैसे सौरभ एग्जाम्पल यहाँ पे लिया गया है, तो ये मात्रा है। ठीक है। और अ को बिंदु, जैसे अ को कैसे बिंदु का हम यूज करते हैं, और अ को जैसे विसर्गों का इस तरह से रूप में हम लिखते हैं। ठीक है। तो ये आगे स्वरों का वर्गीकरण और उच्चारण स्थान। तो स्वरों का वर्गीकरण उच्चारण स्थान में आ गया, जैसे कि वर्ण वर्ग का जो नाम है कंठ से। ठीक है। कंठ से जो बोले जाते हैं, जैसे कि ह्रस्व स्वर अ, दीर्घ स्वर आ, निरनुनासिक मौखिक स्वर अ, आ। ठीक है। अनुनासिक अ और ओ। ठीक है। नेक्स्ट आ गया तालव्य। तालु से मुंह के भीतर की छत का पिछला भाग, जैसे कि कौन सा आ जाएगा? इसमें आ जाएगा ई। ठीक है। बड़ी ई, ई।
ई कौन सा, हस्व में ये आ जाएगा, दीर्घ में आ जाएगा, निरुनासिक में आ जाएगा, अनुनासिक में आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है मूर्धन्य। मूर्धा, मुंह के भीतर की छत का अगला भाग। कंठ प्लस तालु, कंठ तालव्य, ओष्ठ, कंठोष्ठ। ठीक है। जैसे री, ए, ओ और ओ आ जाएंगे, और ओष्ठ से, ओष्ठ ओंठ से, उ और उ। ठीक है। तो ये आगे स्वरों के बारे में। नेक्स्ट आ गया व्यंजन के बारे में। व्यंजन किसे कहते हैं? तो व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है। मतलब स्वरों की सहायता से व्यंजन बनते हैं। ठीक है। मतलब व्यंजन वर्ण का प्रयोग बहुत सारी ध्वनियों के लिए किया जाता है। ठीक है। और इनके, इन ध्वनियों के उच्चारण के लिए, इनके उच्चारण के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? स्वरों की जरूरत पड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं स्पर्श व्यंजन से। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? स्पर्श व्यंजन जो है वह व्यंजन जो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ स्थानों के स्पर्श से बोले जाते हैं, जिनमें कंठ का स्पर्श हो, तालु का हो, मूर्धा का, दंत और ओष्ठ ओंठों का हो, तो स्पर्श से बोले जाते हैं, और ये वह स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजनों में पांच पांच व्यंजनों के 5 वर्ग होते हैं। प्रत्येक वर्ग का नाम पहले वर्ग के अनुसार रखा गया, जैसे कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो पहला गया क वर्ग, क ख ग घ ड, कंठ से। ठीक है। च वर्ग आ गया, च छ ज झ न, तालु से बोले जाते हैं। ट वर्ग आ गया, ट ठ ड ढ न, मूर्धा से आ गए। त वर्ग आ गया आपका, त थ द ध न, दंत से। प वर्ग, प फ ब भ म, ओष्ठ से। ठीक है। तो ये कौन से व्यंजन है? ये आ गए आपके स्पर्श व्यंजन। ठीक है। नेक्स्ट है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन का उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओठों के परस्पर स्पर्श से होता है, लेकिन कभी भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता है, मतलब पूरी तरह से स्पर्श नहीं होता है, जिससे अंतस्थ व्यंजनों को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी? 4 है, जैसे य, र, ल, भ। ठीक है। नेक्स्ट आ गए उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन के उच्चारण एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से उत्पन्न उष्म वायु से होता है, रगड़ या घर्षण से। और ये जो है स हो गया, श, स, ह, स, ह, घर्षण लगता है इनको बोलने में। ठीक है। तो ये आ गया आपके उष्म व्यंजन। ठीक है। नेक्स्ट है स्वर यंत्रों में कंपन के आधार पर वर्णों के जो भेद हैं, इसमें जैसे घोष हो, अघोष हो गया, सघोष हो गया। तो अघोष और सघोष कौन से हैं? अघोष आ गए इनमें जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर यंत्रिका में कंपन नहीं होता। ठीक है। तथा इनमें केवल श्वास का उपयोग होता है। तो वो कौन से हैं? अघोष वर्ण होते हैं, जैसे कि क, ख, च। कौन से आ गए अघोष? कौन कौन से आ गए? अघोष वर्ण क वर्ग के पहला और दूसरा, क ख। ठीक है। च छ, मतलब जो 5 है। ठीक है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इनके दो दो। ठीक है। मतलब शुरू के दो जो है आ जाएंगे, जैसे क ख, च छ, ट ठ, त थ, प फ, स श श। ये घोष वर्ण आ जाते हैं। ठीक है।
सघोष जिन वर्णों के उच्चारण में हवा स्वर यंत्रिका से टकराकर बाहर निकलती है, घर्षण पैदा होता है, उसे सघोष वर्ण कहते हैं। जैसे आ ई ई उ ऊ री ए ओ, ठीक है, ये आ जाते हैं। ठीक है, और प्रत्येक व्यंजन वर्ण का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जैसे और य र ल व और ह सघोष वर्ण आ जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से बताए मैंने आपके? प्रत्येक का तीसरा, चौथा और पांचवा आ जाता है। तीसरा कौन सा आ गया यहाँ पे? तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, तीसरा, चौथा, पांचवा लास्ट वाले आ जाएंगे। ठीक है, तो ये कौन से आ गए? सघोष। ठीक है, श्वास प्राण वायु की मात्रा के आधार पर वर्ण के भेद आ जाएंगे। तो उच्चारण करते इसमें श्वास या वायु की मात्रा के आधार पर वर्ण जो है दो भाग में आ जाते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण में। अल्प प्राण व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास जो है मुख से अल्प मात्रा में वायु निकाल ले और उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा आता है इसमें। पहला, तीसरा, पहला कौन सा आ गया? क, ग और ड। दूसरे का आ गया पहला च, ज और न। ठीक है, ट, ड और न, त, द और न, प, ब और म। ठीक है, पहला, तीसरा और पांचवा आ जाएंगे। तो ये आ गए अल्प प्राण। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है क, ग, ड, पहला पहला। ठीक है, दूसरे का ये आ गया, तीसरे वर्ग का, चौथे का और पांचवे का, जैसे मैंने अभी आपको बताया। अंतस्थ व्यंजन य र ल व आएंगे। नेक्स्ट आ गया महाप्राण व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास मुख से अधिक मात्रा में वायु निकले उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। या प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण व्यंजन कहलाता है। कौन सा? दूसरा और चौथा। जैसे क ख ग घ, ख घ, छ झ, ठ ढ, थ ध, ह भ। ठीक है, ये आ जाएंगे। और स्मस्त उष्म व्यंजन भी महाप्राण व्यंजन है, श स स ह भी यही है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया व्यंजन से संबंधित मुख्य तथ्य जो है। जैसे आगत व्यंजनों की संख्या कितनी है? 2 है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है। अंतस्थ व्यंजन य र ल व अर्धस्वर य व है। ठीक है, लुप्तिक व्यंजन र है, पार्श्विक व्यंजन ल है। ठीक है, और उष्म संघर्षी व्यंजन श स घ है। ठीक है, और उक्षिप्त व्यंजन ढ और ढ है, ड ढ है। नासिक नासिक के व्यंजन न न न न म है, नासिक है। ठीक है, नासिक के दंतोष्ठ व्यंजन व और फ है। स्वतंत्रीय है, स्वर यंत्रीय स्वर यंत्रीय व्यंजन ह है। ठीक है, वर्तस्य दंतमूल से, जैसे कि स ज र ल न। ठीक है, और स्पर्श संघर्षी व्यंजन छ च छ ज झ च वर्ग के आ जाते हैं, च छ ज झ न। व्यंजनों की संख्या 41, मूल व्यंजनों की संख्या 33, स्वरों की संख्या 11 आ गई, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 27 आ गई, अंतस्थ की 4 आ गई, उस व्यंजनों की संख्या भी 4 है। ठीक है, तो ये आ गए आपकी मुख्य तथ्य इनसे रिलेटेड। तो यहाँ तक आपको क्लास में जो मैंने आपको पढ़ाया वर्णमाला के बारे में अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे बैचेस, कोचिंग बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा LPA कोचिंग अकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं, या 70187790 पे भी आप संपर्क कर सकते हैं।